So friends, in unit number 4, we discuss three main points, namely data preparation, hypothesis testing, and report preparations. In that, we start up with the first report preparation process, where we discuss that for the purpose of preparing the data for analysis, you need to follow these are the steps. In that, the first step which we are going to follow is going to check the questionnaire. So हम हर एक questionnaires को check करेंगे. And if we just found that there are some kind of illegibility, incompleteness, inconsistencies, or ambiguity in the answers, then in next step editing, we are going to take a decisions. Okay, whether we will go back to the marketplace, whether we are going to assign the missing values over there, or even we are going to discard that type of questionnaires. तो वो decisions हम step number 2 के अंदर लेंगे. Then next step will be the coding कि जहाँ पे हमें finalize करना है. We need to give a one numerical numbers, assign the one numerical numbers to each and every possible alternatives in a each questions. कि भाई हर एक questions का जो alternatives है तो उसके लिए क्या कोड रहेगा. तो न्यूमेरिकल कोड हमें यहाँ पे फाइनलाइज करना है दोनों स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स के लिए, सो दैट कि भाई उसके बेसिस पे हम कंप्यूटर में एंटर कर पाए. कोड बुक के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पे मेंशन करोगे, सो दैट जितने भी मेंबर्स ये पूरी प्रोसेस से जुड़े हुए हैं वो सारे लोगों को समझ में आए कि भाई ये जो नंबर्स है वो क्या रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं. देन नेक्स्ट विल बी द डेटा ट्रांसक्रिप्शंस कि जहां पे आप हार्ड फॉर्म में से शॉर्ट फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करोगे. तो आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो, पंचिंग दैट इज टाइपिंग के माध्यम से कर सकते हो, स्कैनर्स के माध्यम से कर सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो, स्कैनर बारकोड स्कैनर से कर सकते हो, और इवन वॉइस टाइपिंग से आप डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करोगे. और उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा आपका डेटा क्लीनिंग कि जहां पे आप क्या करोगे, आपका जो कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर है वो आपको बताएगा कि भाई डेटा एंट्री के अंदर कोई इश्यूज है या नहीं है. अगर प्रॉब्लम है, मिसिंग वैल्यू है, तो आप वहां पे डिसाइड करोगे कि भाई न्यूट्रल वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी है. कोई और रिस्पॉन्स अदर रिस्पॉन्सेज जो है उसके बेसिस पे मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्स एंटर कर दूंगा, वो क्वेश्चनर्स को ही निकाल दूंगा या वो क्वेश्चनर्स को निकाल दूंगा. तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. उसके बाद था हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि जहां पे हमने सबसे पहले समझा व्हाट इज हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस इज एन assumptions. It is an one statement which is made by the researchers based on the some evidence, and being a researchers we want to check whether it is true or false. So for doing so we are going to go for the hypothesis testing process, where the first step will be the formulate the hypothesis, where we are going to build up null and alternative. Null statement shows there is a no change, alternative shows yes there is a change. Being a researchers we are going to framing the hypothesis in a such a way that अगर null reject होता है तो alternative accept होगा. और being a researchers our area of interest is alternative, and जो hypothesis build up करते हैं वो populations की values को ध्यान में रखते हम hypothesis build up करते हैं. We need to check whether it is a one tail or two tail. In step number 2 we are going to select the appropriate test कि कौन सा टेस्ट के माध्यम से ये hypothesis हम चेक करना चाहते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक. स्टेप नंबर 3 चूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि भाई हमें अल्फा की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है. तो हमारा अल्फा की वैल्यूज क्या होगी वो हम जब डिटरमाइन करते हैं उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि भाई अल्फा और बीटा ये दो टाइप की एरर्स है, टाइप 1 टाइप 2, बट ये जो दोनों एरर्स है अल्फा बीटा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें अल्फा की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है. स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे, सैंपल को सिलेक्ट करेंगे और सैंपल का डेटा कलेक्ट करके हम कैलकुलेटेड वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे. स्टेप नंबर 5 क्रिटिकल वैल्यूज ढूंढनी है. तो वो कहाँ से आएगी, कंसर्न टेबल में से आएगी. ये जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज किया है तो उसका जो टेबल होगा तो वो टेबल के बेसिस पे आपको क्रिटिकल वैल्यूज मिलेगी. अगर आप जेड वैल्यूज ढूंढ रहे हो तो जेड के टेबल में से मिलेगी. आप टी टेस्ट कर रहे हो तो टी टेबल में से आपको वैल्यूज मिलेगी. देन स्टेप नंबर 6 और 7 विल बी कंपैरिजन. कैलकुलेटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू दोनों को आप कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे आपको डिसीजंस लेना है कि आपका नल जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है. देन लास्ट यू विल टेक अ डिसीजंस, यू विल कंक्लूड एंड राइट अप फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए. उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थे.
और इवन स्टैटिस्टिकल एग्जांपल्स कि जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो तो वहाँ पे हाइपोथेसिस कैसे आप पढ़ते हो और हमारी प्रोसेस के अंदर हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हो, तो वो चीज़ को हमने देखा था। उसके बाद क्रॉस टेबुलेशंस कि जहाँ पे हमने समझा था क्रॉस टेबुलेशंस क्या है, तो इट्स अ वन काइंड ऑफ टेबल where we are going to represent the more than two variables simultaneously, तो उनका joint distributions हम यहाँ पे टेबल के माध्यम से करते हैं so that we can analyze it, we can interpret in a more effective way। तो दो से ज्यादा वेरिएबल्स को साथ में रख के अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम इफेक्टिव तरीके से वो वेरिएबल्स को समझ सकते हैं, दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं है वो समझ सकते हैं। तो क्रॉस टेबुलेशंस के अंदर हम नंबर्स के रूप में, परसेंटेज के रूप में हमारा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इवन दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो दैट कि भाई हम डेटा को और अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाए। उसके बाद लास्ट टुडे वी जस्ट सी दैट इज रिपोर्ट प्रिपरेशंस कि जहाँ पे रिपोर्ट प्रिपरेशंस के अंदर हम वेरियस स्टेप्स फॉलो करते हैं, और रिपोर्ट प्रिपरेशन जो है वो हमारा मार्केटिंग रिसर्च का लास्ट स्टेप है। कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दिस आर द सर्टेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी कैन से दैट कि भाई हमारा जो रिपोर्ट है और उसका प्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो कि भाई रिपोर्ट के बेसिस पे और प्रेजेंटेशन के बेसिस पे कस्टमर्स के माइंड में हमारी इमेज बिल्डअप होने वाली है, और वो चीज़ डिटरमाइन करने वाली है कि भाई फ्यूचर में हमारा रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, हमें फ्यूचर में कोई और प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने देखा रिपोर्ट की फॉर्मेट, चैप्टर्स कि भाई रिपोर्ट जब लिखोगे तो रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स लिखोगे, तो दिस इज द फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि जो आपको नॉर्मली आप रिपोर्ट के अंदर फॉलो करते हो, ये सारे चैप्टर्स आप रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हो। और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, रिसर्च डिजाइन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एग्जीक्यूटिव समरी इंपॉर्टेंट है, और इवन रिजल्ट वाला चैप्टर्स, तो ये सारे चैप्टर्स रिपोर्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने देखा रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे एज अ कंसल्टेंट हमें क्या चीज को ध्यान रखना है, और प्रेजेंटेशंस के टाइम पे हम कौन सी चीज का ध्यान रखेंगे। तो दिस आर द कंटेंट ऑफ यूनिट नंबर 4 इन द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च।